सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रश्न किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पिछले 8 सालों में पूछा गया है किसी न किसी साल। तो सारे को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग इसको एक भी वीडियो स्किप नहीं कीजिए, डेली देखिए। और डेली जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए अपने से, और साथ ही वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद खुद से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के ऊपर। टाइफाइड होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, प्रसार, ट्रांसमिशन और उद्भवन अवधि, लक्षण, निदान, जटिलता, रोकथाम, उपचार, नर्सिंग प्रबंध, सब चीज़ जानेंगे आज हम टाइफाइड के बारे में। तो चलिए आज हम टाइफाइड को देखते हैं। 2 प्रश्न लिए हैं। ये आपका है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का, क्या चीज़ का है, MSN 2 का है। तो दोनों प्रश्न MSN 2 का है, क्योंकि ये न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है। तो न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 और मेंटल हेल्थ देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह हम लोग इसका MSN 1 और चाइल्ड हेल्थ देखे थे, उसका प्रश्न देखे थे। तो अब इस सप्ताह में ये दोनों चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को जो है पूछ देगा कि मियादी बुखार क्या होता है। इसके मियादी बुखार और टाइफाइड दोनों एक होता है। जान लीजिए कि मियादी बुखार ही होता है टाइफाइड का हिंदी। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता क्या है, तो टाइफाइड जो होता है यह सल्मोनेला क्या चीज़, यह साल्मोनेला जीवाणु रहित संक्रामक रोग है, जिससे संक्रमण आहार नाल से प्रारंभ होता है एवं संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड होता है कि यह साल्मोनेला जो टाइफी जो जीवाणु होता है उसके कारण यह होता है। यह एक संक्रमण रोग है जो आपके आहार नाल से होकर पूरे प्रारंभ होता है और संपूर्ण शरीर को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। तो टाइफाइड होता किससे है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और इससे जनित संक्रमण है जो आपके आहार नाल से प्रारंभ होता है और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ये होता है आपका टाइफाइड। तो ये हो गया। अब दूसरा है, यहाँ पे देख लीजिए कि रोग कारक एवं प्रसार, मतलब पैथोजन और ट्रांसमिशन। पैथोजन मतलब कि किसके कारण ये रोग होता है, किस सूक्ष्मजीव के कारण, और ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, इसको जानना है। तो देखिए ये सब आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि सूक्ष्मजीव इसका ट्रांसमिशन क्या होगा, इसका रोग कारक क्या होगा। तो रोग कारक हमने तो पहले ही बताया कि यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो देखिए टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी के कारण व साल्मोनेला पैराटाइफी ABC जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड का प्रसार मुख मल मार्ग द्वारा होता है। इसके प्रसार का माध्यम निम्न हो सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है कि इसका ट्रांसमिशन लिखे और इसका जो है रोग कारक पैथोजन लिखे। तो इसका जो टाइफाइड का जो पैथोजन होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, क्या चीज़, साल्मोनेला टाइफी। और दूसरा जो होता है साल्मोनेला पैराटाइफी ABC होता है। तो याद रखिएगा कि टाइफाइड का 2 रोग कारक होता है, एक साल्मोनेला टाइफी होता है और एक साल्मोनेला पैराटाइफी ABC होता है। साथ ही जीवाणुओं द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो उसके बाद मैं बता दूं कि टाइफाइड का जो प्रसार है, जो ट्रांसमिशन है, वो मुख मल मार्ग ये सब के द्वारा होता है। इसके प्रसार का मान निम्नलिखित हो सकते हैं। इसका जो मेनली प्रसार होता है वो मुख के माध्यम से होता है, ओरल या रेक्टम रूट के द्वारा होता है। रेक्टल जो होता है जिसको हम लोग मल मार्ग बोलते हैं, उसके द्वारा ये प्रसार होता है। और साथ ही इसके निम्न माध्यम से भी फैल सकता है। कौन कौन है, जैसे संक्रमित भोजन करने से, मक्खिया से भी होगा, या दूषित हाथ से होता है, रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से होगा। उसके बाद है दूषित जल से भी ये होता है। तो क्या क्या चीज़ से होता है, तो सबसे पहले जो टाइफाइड होगा ये क्या चीज़ से होगा, तो ये दूषित जल से होगा, दूषित हाथ से होगा, जो टाइफाइड के रोगी होगा उसके द्वारा जो वस्तुएँ उपयोग किया गया उससे होगा। उसके बाद जो है ये सब ऐसे दूषित भोजन से, दूषित जल से, मक्खियों से ये जो है टाइफाइड होता है। तो इसको याद रखिएगा कि किसके किसके कारण जो है कैसे कैसे ये फैल सकता है। प्रसार खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं उद्भावन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। अब चूंकि जो टाइफाइड होता है यह एक क्या है, मियादी बुखार है, यह एक बुखार होता है। तो इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है कि हाँ 5 से 7 दिन चलेगा या 7 से 10 दिन चलेगा, ऐसा कुछ इसका जो है फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो यही निश्चित नहीं होता है, यह निश्चित नहीं होता है, एवं 3 सप्ताह या इससे अधिक हो सकता है। अगर किसी को मियादी बुखार हुआ है, टाइफाइड हुआ है, तो यह 3 सप्ताह या इससे अधिक रह सकता है। इसका कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। तो यह होता है उद्भावन अवधि।
हो गया। तो उद्भवन अवधि में आप लोग क्या लिखेंगे टाइफाइड के, कि इसका कोई निश्चित नहीं होता है, ऐसे ये 3 सप्ताह या उससे अधिक तक हो सकता है। इसका लक्षण क्या क्या दिखाई देता है, अगर किसी को टाइफाइड होगा तो क्या क्या इसके में लक्षण दिखाई देता है। तो सबसे पहले आंतरीय ज्वर में निम्न शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जो टाइफाइड होता है उसको आंतरीय ज्वर भी कहते हैं, कि आंत में जो ज्वर पकड़ लेता है तो वही होता है टाइफाइड आंतरीय ज्वर। तो इसका निम्नलिखित जो है शारीरिक लक्षण होगा, क्लिनिकल फीचर होता है, कौन कौन होता है। तो देखिए प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह ये दोनों में देखा जाता है कि टाइफाइड जब पकड़ा तो उस प्रथम सप्ताह में कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है, फिर दूसरे सप्ताह में कौन कौन से लक्षण आएगा। तो इसको जो है लिखा जाता है। प्रथम सप्ताह ड्यूरिंग फर्स्ट वीक में टाइफाइड का जो लक्षण होगा वो लगातार बढ़ता हुआ बुखार, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजेज फीवर, मतलब इसमें जो फर्स्ट वीक में जो फीवर होगा लगातार बढ़ता हुआ बुखार आएगा। नेक्स्ट है भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया। अब जो भी बुखार वाला पेशेंट होता है उसको भूख नहीं लगता है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद है कि शरीर में पेशियों में दर्द होना, कि क्या चीज़ माइल्जिया। तो जो देखिए जो शरीर के बुखार में आमतौर पे आम बातें हैं कि आपको भूख नहीं लगेगा, साथ ही जो शरीर में पेशियाँ है जो मसल्स है उसमें दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होगा ही बुखार है तो, और अत्यधिक थकान होता है, जो कि ये सब बुखार वाले पेशेंट का एक नॉर्मल है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि प्रथम सप्ताह में जब ये बुखार रहता है तो भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया, शरीर के जो मांसपेशियाँ होता है पेशियाँ उसमें दर्द होगा, माइलेजिया। उसके बाद है सिर दर्द, हेडक और अत्यधिक थकान, एक्सेसिव फैटिग्यू। तो ये सब याद रखिएगा। दूसरा सप्ताह में जब प्रवेश करता है तो द्वितीय सप्ताह में जो बुखार होता है तेज बुखार 104 फ़ारेनहाइट तक, जिसको हम लोग रेमिटेंट फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। देखिए जो ये फीवर होता है, ये फीवर नॉर्मली तौर पे जो होता है, नॉर्मली तौर पे ये जो वाला फीवर होता है, ये जो आपका क्या बोलते हैं टाइफाइड जो है, टाइफाइड प्रथम सप्ताह में रहेगा तो नॉर्मली तेज़ बुखार आएगा, नॉर्मल बुखार के साथ तेज़ बुखार आएगा। बट जब ये द्वितीय सप्ताह में जाएगा, बुखार द्वितीय सप्ताह तक अगर है तो टाइफाइड का लक्षण है, तो मतलब उसमें जो बुखार होता है तेज़ बुखार 104 फ़ारेनहाइट तक जो है बुखार लगेगा। ये होता है सर्दी लगेगा, चिल्स होगा, अत्यधिक पसीना आएगा, मतलब डाइफोरेसिस होगा, मीन्स अत्यधिक पसीना, सर्दी लगना, तेज़ बुखार 104 फ़ारेनहाइट तक, ये द्वितीय सप्ताह में होता है। उसके बाद है कि पेट एवं धड़ पर दाने निकलना, जो पेट होता है और जो धड़ होता है वहाँ पे दाना निकलेगा, तो ये सब जो होता है। उसके बाद जब तृतीय सप्ताह में आदमी जाता है ड्यूरिंग थर्ड वीक, तो इसमें टाइफाइड के लक्षण समाप्त होने लगते हैं। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, टाइफाइड अगर किसी को है तो प्रथम जो सप्ताह होता है टाइफाइड का, तो वहाँ पे तेज़ बुखार होगा, भूख नहीं लगेगा, हेडेक होगा, नॉर्मल फीवर की तरह होगा जो जो नॉर्मल फीवर में होता है। बट अगले वीक में जाता है तो वहाँ पे जो है ये टाइफाइड का लक्षण दिखने लगता है। वहाँ पे जो है आपका क्या होगा, वो सब तो होगा ही, बट जो बुखार होगा वो तेज़ के साथ 104 फ़ारेनहाइट वाला बुखार होगा, या इससे इसके आसपास तक होगा। इसमें जो होता है वो शरीर पर दाने निकलने लगता है, जो शरीर में होगा अत्यधिक जो है थकान होने लगता है, अत्यधिक पसीने आएगा, सर्दी लगने लगता है। तो ये सब द्वितीय सप्ताह में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वीक में क्या लिखिएगा कि नॉर्मल जो बुखार में होता है कि तेज़ी से बुखार आ जाएगा, भूख नहीं लगेगा, शरीर में दर्द होगा, मांसपेशी में दर्द होगा, हेडेक होगा। तो ये सब आप जो है लिख दीजिएगा नॉर्मल फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आइएगा तो सेकेंड वीक में लिखिएगा कि 104 या उससे तेज़ बुखार होगा, सर्दी लगेगा, शरीर में जो है पेट एवं धड़ पर दाने निकलने लगेगा, अत्यधिक पसीना आएगा, और तीसरा सप्ताह में जो होता है टाइफाइड का जो है असर लक्षण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, चीज़ें समझ गए। अब इसका निदान कैसे किया जाएगा, मतलब इस जो है इसको निदान कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस इसमें कौन कौन होता है टाइफाइड वाले बुखार में। तो इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सब बीमारी के लिए है। शारीरिक परीक्षण सब बीमारी के लिए है। जांच होगा, क्लिनिकल जांच होगा, वही शारीरिक है। रक्त परीक्षण, ब्लड एग्जामिनेशन होगा, बिडाल टेस्ट होगा, टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उसके बाद है कि मल परीक्षण होगा, स्टूल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि ये जो है ये फैलने का प्रसार हम लोग कहाँ देखे हैं, एक तो गुर्दा मार्ग मल मार्ग देखे हैं और एक मुख मार्ग देखे हैं, ये दोनों से फैलता है। तो जो है ये मल परीक्षण जो है यहाँ पे होगा टाइफाइड वाले पेशेंट में। अब इसमें जटिलता क्या क्या चीज़ें हो सकता है,
तो टाइफाइड में निम्नलिखित जटिलता हो सकता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यह आंत्रीय ज्वर होता है टाइफाइड, तो जो है आंत में छेद हो सकता है, इंटेस्टाइल परफोरेंस हो सकता है, आंत में छेद हो जाएगा टाइफाइड में। नेक्स्ट है कि तीव्र रक्तस्राव होगा, आंत में छेद हो जाएगा, तो जो है इसके एक्सेसिव जो है हेमरेज मतलब रक्तस्राव हो जाएगा। उसके बाद है अन्न स्राव हो जाएगा और मृत्यु हो सकता है, अन्न संक्रमण और मृत्यु हो सकता है। तो ये सब जो है एक टाइफाइड वाले पेशेंट में लक्षण दिखाई देता है, जटिलता कि जो है उसमें आंत में जो है छेद हो जाएगा, हाई हेमरेज जो है एक्सेसिव हेमरेज हो जाएगा, रक्तस्राव अधिक हो जाएगा, कोई अन्य संक्रमण भी इफेक्ट कर सकता है, मृत्यु भी हो सकता है पेशेंट को इस टाइफाइड बुखार से। तो ये चीज़ें है। अब हम इसको जो है लक्षण को देखेंगे, प्रिवेंशन को देखेंगे। तो देखिए टाइफाइड मुख्यतः दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, अतः शुद्ध जल एवं साफ भोजन का सेवन करें। अब हम लोग जानते हैं कि टाइफाइड जो है मुख्यतः दूषित जल और भोजन से फैलता है, दूषित भोजन से। तो इसके रोकथाम के लिए शुद्ध जल और साफ भोजन का सेवन करना चाहिए ताकि जो है वो प्रिवेंशन रोकथाम हो सके। दूसरा है जल में क्लोरीन की गोलियाँ मिलाने से जलवाहित संक्रमण रोगों से बचा सकता है। अगर आपके एरिया में लगता हो कि जो पानी सही नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा गंदापन है, तो उसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाने से जो है उसमें का जो भी संक्रमण कीटाणु होगा वो जो है मर जाएगा। फिर जो है आप इस बीमारी से बच सकते हैं टाइफाइड वगैरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं दूषित पानी दूषित भोजन लेने से टाइफाइड जो है फैलता है। तीसरा है ऐसे क्षेत्र को पहचान करनी चाहिए जहां पर जल भराव वाटर लॉगिंग की अधिक संभावना रहती हो एवं यहां स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने के संदर्भ में संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। ये यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र का पहचान करिए जहाँ पे जो है गंदे पानी का जमावा हो, जहाँ पे गंदे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता हो, तो वहाँ पे संभावना अधिक होगा कि टाइफाइड जो है होगा, क्योंकि गंदा पानी है और गंदा पानी से जो है क्या होगा वो लोगों में यूज होगा तो इसके लिए प्रबंधन करना चाहिए साफ जल पूर्ति, स्वच्छ जल पूर्ति के लिए। तो ये है। चौथा रोकथाम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि संभव हो तो मक्खियों एवं मच्छरों पर नियंत्रण हेतु उपाय किए जाने चाहिए। अब हो सकता है कि गंदे पानी से जो है कोई मच्छर या मक्खी उस पर बैठे आकर आपको मच्छर काट ले, या वो मक्खी जो है आपके भोजन को दूषित कर दे, तो जो है उसको जो है मक्खियों और मच्छरों पर नियंत्रण करना चाहिए। पाँचवा है लोगों को स्वच्छ और ताज़ा भोजन करने के लिए कहना चाहिए। तो ये सब जो है रोकथाम जो है एक टाइफाइड वाले पेशेंट को कर सकते हैं, ये रोकथाम ये हो गया। चौथा, अब इसका ट्रीटमेंट उपचार क्या क्या चीज़ें होगा। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट जो होगा टाइफाइड का, पहला है टाइफाइड के अनुसार एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन, कॉट्रिमोजोल और सिप्रोफ्लॉक्सिन और सेफ्ट्रियाजोन इत्यादि। देखिए टाइफाइड के अनुसार टाइफाइड 1 वीक का है, 2 वीक का है या 3 वीक का है या बहुत दिनों से बुखार है, तो इस अनुसार जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है कि कौन काम करेगा। तो एमोक्सिसिलिन, सेट्रिमाजोल, सेफ्रिफ्लॉक्सिन और सेफ्ट्रियाजोन जो है ये सब क्या है, सेफ्ट्रियाजोन एमोक्सिसिलिन याद रखिएगा, ये एंटीबायोटिक है टाइफाइड में देने वाला। नेक्स्ट आपका दूसरा है यहाँ पे कि यदि अब्सेसेस बन गया हो तो इससे पस का सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है। अगर देखिए अब्सेस बन गया हो तो इससे पस का जो है सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक्स एवं एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। एंटीपायरेटिक बुखार के लिए और एनाल्जेसिक दर्द के लिए। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। चौथा यहाँ पे है, चौथा पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि रोगी को आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं, क्योंकि बुखार में होता यह है कि शरीर का टेम्परेचर गिरता है, शरीर से जो जल का मात्रा है कमता है, तो ऐसे में आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बनाए रखने के लिए जो है आईवी फ्लूइड देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पाँचवा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रोगी को भोजन में डेयरी उत्पादन नहीं दिए जाते हैं एवं BRAT डाइट बनाना, राइस, एप्पल जो है टोस्ट दी जाती है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बुखार में जो है केला मत खाओ, बल्कि बुखार में केला जो है खाना चाहिए। जैसे देखिए कि ब्रेड डाइट देना चाहिए, स्पष्ट लिखा है कि टाइफाइड वाले को जो है डेयरी का पदार्थ नहीं देना चाहिए। डेयरी मीन्स जो है दूध दही ये सब नहीं देना चाहिए। उसमें जो है ब्राट डाइट मतलब बनाना, राइस, एप्पल और टोस्ट दिया जाता है। ये टाइफाइड वाले पेशेंट का है। तो अब इसका जो है हम लोग ट्रीटमेंट देख लिए, अब इसका हम लोग उपचार देखेंगे। नॉर्मली ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या देखे हैं, एक तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा संक्रमण को मारने के लिए, दूसरा एनाल्जेसिक दिया जाएगा दर्द के लिए, सर दर्द, माथा दर्द, ये सब के लिए, देह दर्द के लिए। तीसरा दवाई दिया जाएगा क्या चीज़ के लिए, बुखार के लिए, एंटीपायरेटिक्स। अब कुछ भोजन है जिसको है ट्रीटमेंट में भोजन में शामिल करते हैं, डाइट लेते हैं। ब्राइट डाइट होता है कि क्या चीज़, बनाना, ब्राट लेते हैं बनाना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, राइस, एप्पल, टोस्ट, ये सब जो है देना चाहिए, ये सब देना चाहिए, जबकि डेयरी वाला पदार्थ नहीं देना चाहिए। ये चीज़ हो गया।
अब हम लोग इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। रोगी को डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर दी जानी चाहिए। अब नर्सिंग देखभाल, नर्स कैसे देखभाल करेगी एक टाइफाइड वाले पेशेंट को? तो ये टाइफाइड में होता यह है कि टाइफाइड में जो भी डॉक्टर दवाई दिए हैं तो नर्स को जो काम है कि रोगी को दे। दूसरा है रोगी का बुखार निरंतर चेक व नोट करते रहना चाहिए ताकि वह जो है उसको चार्ट के माध्यम से समझा जाए कि कब इसको कितना बुखार आ रहा है। तीसरा है रोगी को कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। अगर शरीर में बहुत अधिक टेम्परेचर बन चुका है तो उसको कम करने के लिए जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग करे, तापमान गिराने के लिए। चौथा है रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि बुखार में शरीर से तरल मात्रा का जो है वो लॉस होता है। पाँचवा है रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। तो ये सब जो है पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे नर्सिंग देखभाल में। तो ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को याद रखिए। क्या चीज़ याद रखिएगा कि जो है ये टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। वह सल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी ABC जीवाणुओं द्वारा होता है। इसका प्रमुख प्रसार मुख होता है या मल होता है। इसके प्रसार निम्न माध्यम से भी हो सकता है जैसे संक्रमित भोजन, मक्खियाँ से, दूषित हवा से, रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तु या दूषित जल, ये सब जो है क्या होता है, ये होता है। और जो टाइफाइड होता है 3 सप्ताह प्रथम और द्वितीय सप्ताह में इसका जो है क्या चीज़ लक्षण दिखाई देता है टाइफाइड का, जबकि तृतीय सप्ताह में जब बुखार जाता है तो टाइफाइड का लक्षण खत्म हो जाता है। टाइफाइड का लक्षण क्या था प्रथम और द्वितीय सप्ताह में कि तेज बुखार आना, प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में कि 104 बुखार आ जाएगा, तेज के साथ 104 तक बुखार हो सकता है, शरीर में सर्दी लगेगा, संक्रमण हो सकता है आदमी को, और सारे जो है चीज़ें वो दूसरे वाले सप्ताह में दिखता है, जबकि तीसरे में कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो यहाँ पे और डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, विडाल टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सब जो है डायग्नोसिस में होता है। उसके बाद है कि पेट में दाने निकलना, ये सब सेकेंड वाला में देखता है, अधिक पसीने आना, ये सब है। जटिलता में आंत में छेद हो जाएगा, तीव्र रक्तस्राव होगा, अन्य संक्रमण होगा, अन्य मृत्यु हो सकता है, ये सब चीज़ें। रोकथाम में जो है आप कैसे जो है इसके स्रोत से लेकर कैसे इसके रोकथाम स्वच्छ बना कर रख सकते हैं, तो ये सब प्रिवेंशन में है। ये हो गया, हम लोग जो देख चुके हैं समाप्त है कहानी यहाँ पे। और ट्रीटमेंट में जानते हैं कि ट्रीटमेंट उपचार में जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ, दर्द के दवाइयाँ, एनाल्जेसिक, बुखार के दवाइयाँ, एंटीपायरेटिक्स, और जो है उसको जो है ये सब दवाइयाँ दिया जाता है। एक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रश्न मेरा और आप सभी का यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे प्रश्न समझिए कि एक्टोपिक गर्भाधान, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस बार पूछा जा सकता है कि एक्टोपिक गर्भाधान क्या होता है, मतलब स्थानिक गर्भाधारण क्या होता है। एक ऐसी असमान स्थिति जिसमें निषेचित डिम्ब जो ओवम होता है का आरोपण एवं विकास गर्भाशय गुहा के बाहर होता है। अस्थानिक गर्भाधारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि अस्थानिक गर्भाधारण मतलब जो गर्भ धारण करने का जो एक नॉर्मल जो स्थान है उस वहाँ नहीं करके अलग किया जाता है गर्भ का धारण, वही होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अस्थानिक गर्भाधारण, अस्थानिक मतलब स्थान जो है उससे अलग। तो यही कहता है कि एक ऐसी असमान स्थिति या एक अबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें होता यह है कि जिसके ओवम में जो है निषेचित नहीं हो पाता है, जिसमें निषेचित जो डिम्ब होता है उसका आरोपण जो है एवं विकास जो है गर्भाशय के बाहर गुहा में होता है। मीन्स जो भी निषेचित ओवम होता है, जो डिम्ब होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी निषेचित ओवम होता है उसका जो है इंस्टिलेशन जो है, आरोपण जो है या उसका विकास जो है वो गर्भाशय के बाहर के गुहा में होता है। अब नॉर्मली होता यह है कि जो गर्भधारण होता है वो कहाँ होता है, डिम्ब में होता है, डिम्ब ओवम में, ओवम निषेचित होता है, जो निषेचित ओवम होता है वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है, और उस गर्भाशय में क्या होता है, विकास होता है। बट एक ऐसा स्थिति होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा स्थिति होता है, एक ऐसा असमान स्थिति होता है जहाँ पे जो निषेचित डिम्ब होता है, जो ओवम होता है, उसको क्या किया जाता है, वो गर्भाशय गुहा के बाहर इसका आरोपण किया जाता है इसके विकास के लिए। उससे जो है हम लोग अस्थानिक गर्भधारण कहते हैं, मतलब अपने स्थान से अलग जो है इसको शिफ्ट किया जाता है निषेचित डिम्ब को, वही होता है अस्थानिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ गए।
अब हम समझते हैं आगे। देखिए, इसे एक्स्ट्राउटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्या चीज़ को कहते हैं? एक्स्ट्राउटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इससे जो है एक्स्ट्राउटिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है कि इसे जो है एक्स्ट्राउटिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। किसको? हम जो देख रहे हैं एक्टोपिक जो हमारा प्रेगनेंसी है, इसको हम लोग एक्स्ट्राउटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अस्थानीय गर्भधारण में निषेचित डिम्ब समानतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होता है। देखिए, जो अस्थानिक गर्भधारण में जो निषेचित डिम्ब होता है उसको समानतः जो है फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होता है। मतलब आप लोग को समझना चाहिए कि जो ये एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है, कौन चीज़? इक्टोपिक जो, देखिए यहाँ पे जो इक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है, इसे हम लोग एक्स्ट्राउटेरिन प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस एक्स्ट्राउटेरिन प्रेगनेंसी में होता ये है कि जो अस्थानिक गर्भधारण में जो निषेचित डिम्ब होता है उसको जो है फैलोपियन ट्यूब में शिफ्ट किया जाता है, आरोपित किया जाता है। मीन्स क्या समझे कि ऐसे करके ऐसे जो है होता है, वो ऐसे करके यहाँ पे लगा रहता है और फिर जो है ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे जो होता है, और यहाँ पे जो नीचे क्या होता है, ये आपका यहाँ पे गर्भाशय होता है और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो होता ये है कि जो ये अस्थानिक गर्भधारण है, मतलब एक डिम्ब को कहाँ विकास करना चाहिए, कहाँ आरोपित होना चाहिए? तो ये गर्भाशय में होना चाहिए, गर्भ यहीं पे न ठहरता है। बट ये होता इसमें है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है, या एक्स्ट्राउटेरिन प्रेगनेंसी में ये होता है कि इस गर्भाशय में ये आरोपित नहीं होकर, विकास नहीं होकर, ये फैलोपियन ट्यूब में इसे जो है आरोपित किया जाता है। और यही जो है एक असमान स्थिति होता है, मतलब अस्थानिक है। मतलब अब यहाँ इसका स्थान है लेकिन यहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया, आरोपित किया गया, तो यह क्या है? अस्थानीय न हुआ। तो वही चीज़ें हैं, अस्थानीय गर्भधारण यही होता है। कारण में इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका कारण होता है कि जो है ऐसा होता है। तो पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, अब किसी को PID हुआ रहेगा, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। अब हम लोग जानते हैं पेल्विक कहाँ होता है, तो जो गर्भाशय के एरिया होता है वहीं पे पेल्विक होता है। तो जो पेल्विक होता है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन जो डिजीज होता है उसके कारण अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग। अब कोई आदमी होता है कि जो है कोई लेडीज ऐसा या कोई गर्ल्स ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाइयाँ का प्रयोग कर चुकी है, तो इसलिए जो है उसका गर्भ अब जो टिकने का जो प्रॉब्लम है उसमें वो शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण जो है वो उसका शिफ्ट अलग किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, IUD का प्रयोग। अब बहुत लोग जो है ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर लेता है, जिसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब की सेल चिकित्सा, अब ये भी होता है कि फैलोपियन ट्यूब की जो है सर्जरी हुआ रहता है, तो जिसके कारण भी इसको जो है अलग शिफ्ट किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में विकार को कोई ऐसे डिसऑर्डर होता है जो फैलोपियन ट्यूब में हो गया हो तो ही होता है। पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कभी पूर्व में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराया गया हो। नेक्स्ट है कि पूर्व में यदि इंडक एब्सॉर्प्शन की गई हो, मतलब पूर्व में जो है कभी एबॉर्शन किया गया हो, मतलब जो नुकसान होता है, नुकसान कराया गया हो बच्चे को, तो ये सब जो है कारण होता है। क्या क्या कारण होता है? देखिए, सीधा सिंपल भाषा में समझिए कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, जो अस्थायी गर्भधारण जो होता है, अस्थानिक, मतलब इससे जो है किसी और स्थान पे जो है शिफ्ट किया जाता है। जो निषेचित डिम्ब होता है ना, जो मादा और फीमेल के जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको जो है जहाँ पे नॉर्मल यूट्रस में गर्भधारण होता है, तो नॉर्मल ये यूट्रस में नहीं होकर इसको अलग कहीं शिफ्ट आरोपित किया जाता है निषेचित डिम्ब को, तो वही हो जाता है क्या चीज़? अस्थानिक गर्भधारण। अब इसका कारण जो होता है, क्यों किया जाता है कि उसको किसी और स्थान पर शिफ्ट किया जाता है निषेचित डिम्ब को, तो वो होता है कि अत्यधिक जो है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज हुआ हो, PID हुआ हो, या अत्यधिक गर्भ निरोधक दवाइयाँ हो, या फैलोपियन ट्यूब का सेल क्रिया हुआ हो, या फैलोपियन ट्यूब में कोई डिसऑर्डर मतलब प्रॉब्लम हुआ हो, या इंट्रायूटेरिन डिवाइस IUD का उपयोग किया गया हो पहले, या पूर्व में कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी किया गया हो, या कभी जो है इंडक्ट एबॉर्शन किया गया हो, मतलब नुकसान करवाया गया हो बच्चे का, तो ये सब जो है कारण होता है, जिसके बाद जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब इसका हम लोग लक्षण देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, जिसमें अगर किसी में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो मासिक चक्र में अनियमितता, किसी में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर कोई करवा चुकी है तो उसका लक्षण होता है कि उसके जो मानसिक जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या होता है, उसमें
इरेगुलर हो जाता है, रेगुलर नहीं होगा। उदरीय दर्द एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में निचले भाग में इलियाइक रीजन एक तरफ से ऐंठन के साथ बार बार दर्द होगा, मतलब जो पेट के निचले भाग जो नाभि वाला भाग होता है वहाँ पे बार बार ऐंठन के साथ दर्द होगा, उल्टी आना, जी मचलेगा, ये सब जो है होता रहेगा। और परीक्षण करने पर गर्भाशय का स्थान थोड़ा कठोर व गिरुआ का स्थान कुछ जो है क्या होना, यहाँ पे देख सकते हैं नरम महसूस होना, रक्तस्राव के कारण शरीर पीला पड़ना, योनि मार्ग से रक्तस्राव, पसीना आना। देखिए इसका बहुत सारे कारण है, आप यूट्रस से संबंधित जो है आप लोग जो भी प्रॉब्लम है इसमें लिख सकते हैं। जैसे कोई कोई लेडीज़ को अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अस्थानिक प्रेगनेंसी कभी हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तो सबसे पहले है कि उसका कमर में उसका पेन होगा, एब्डोमिनल मतलब उदरीय गुहा में पेन होगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है उसको पेट के नीचे इलियाइक जो पोर्शन है उसमें वहाँ पे जो होता है ऐंठन के साथ दर्द होगा, योनि से बहुत अधिक रक्त निकलेगा, जो उसका मासिक चक्र होगा इरेगुलर मतलब अनियमित हो जाएगा, योनि मार्ग से रक्तस्राव, पसीना अधिक आएगा। तो ये सब जो है उसका जो है एक लक्षण दिखाई देता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला का। तो ये चीज़ें है पेट के निचले भाग में वही सब चीज़ें, उदर में दर्द होगा, मासिक चक्र में अनियमितता, उल्टी आना या जी मचलना, ये सब जो है होता रहता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, प्रबंधन क्या होगा, तो रोगी को नियमित अवलोकन करना चाहिए एवं जैविक चिन्हों की निरंतर जांच करनी चाहिए। अब जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवाई हुई है उसको जो है लगातार क्या करना चाहिए, उसको जैविक चिन्ह वाइटल साइन का जो है लगातार जो है निरंतर चेक करते रहना चाहिए। दूसरा है रोगी की पर्याप्त आराम प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि दर्द होने पर जो है एनाल्जेसिक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि चौथा बुखार होने पर एंटीपायरेटिक दिया जाना चाहिए, क्योंकि दर्द है, दर्द में जो है होता ही है ये सब। नेक्स्ट है आपका कि शॉक से बचाने के लिए आईवी फ्लूइड दियाना चाहिए। अब शरीर में जो है लिक्विड का मात्रा कमेगा, क्योंकि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है योनि मार्ग से या गर्भाशय से, तो ऐसे में उसका शरीर में तरल पदार्थ कमेगा, तो ऐसे में जो है शॉक लग सकता है। तो इसके लिए जो है क्या किया जाएगा, उसको आईवी फ्लूइड जो है दिया जाता है। छठा है यदि एनीमिया गंभीर हो तो रक्ताधान किया जाना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे होगा ये कि उसके शरीर से जो है एबॉर्शन भी एक कारण हम लोग ऊपर में देखे हैं, मतलब बच्चे का नुकसान। अब एबॉर्शन में होता है कि बहुत ज़्यादा रक्त निकलने लगता है योनि से, गर्भाशय से, तो ऐसे में उसके शरीर में एनीमिया हो सकता है, रक्त का कमी हो सकता है। तो इसके लिए जो है ब्लड फ्यूजन जो है करवाना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए, रक्ताधान मतलब ब्लड चढ़ाना चाहिए। सातवां है एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब में बार बार गर्भाधारण करने पर जो है सैल्पिंगेक्टोमी की जाती है। देखिए अब एक तरफ की ही फैलोपियन ट्यूब में बार बार गर्भाधारण करने पर जो है सैल्पिंगेक्टोमी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें दिखाई दीजिएगा। आठवां है यहाँ पे देखिएगा कि रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। नौवां है कि चिकित्सक निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर दे, ये सब एक नर्स का प्रबंध है। नेक्स्ट है 10वां कि अस्थानीय गर्भाधारण के निदान के बाद लेप्रोटोमी की जाती है। इस सर्जरी को सैल्पिंगेक्टोमी भी कहते हैं। इसके द्वारा आरोपित ट्यूबल फेटस को अथवा फैलोपियन ट्यूब को भी काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। 10वां पॉइंट यहाँ पे कि जो अस्थानीय गर्भाधारण के निदान के बाद, मतलब जो अस्थानीय गर्भाधारण के निदान हो चुका है तो उसके बाद जो है लेप्रोटोमी किया जाता है। लेप्रोटोमी मीन्स सैल्पिंगेक्टोमी कहते हैं इसको, एक किया जाता है। इसके द्वारा जो किया जाता है, जो ट्यूबल फेटस होता है अथवा जो फैलोपियन ट्यूब है उसको क्या किया जाता है कि बाहर काट के निकाल दिया जाता है। अब ये निकाल देने से जो है उसके बाद क्या होता है कि वो जो है जो भी स्त्री माँ बनने वाली है वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी। तो यही चीज़ें हैं, इसको याद रखना है क्या क्या चीज़ें इसमें आप या हम लोग क्या क्या सीखे हैं। हम लोग ये सीखे हैं अस्थानीय गर्भाधारण, इक्टोपिक जो है प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम लोग क्या जाने हैं कि जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में डिम्ब, जो निषेचित वाला डिम्ब है, जो फर्टिलाइज डिम्ब है, ओवम है, वो गर्भाशय में नहीं जाकर उसको गर्भाशय में आरोपित नहीं करके जो निषेचित डिम्ब है उसको फैलोपियन ट्यूब में आरोपित किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ही उसको जो है विकास किया जाता है, आरोपित किया जाता है। यही हो जाता है अस्थानिक गर्भाधारण, मतलब वो अपने स्थान पे उसको गर्भधारण नहीं करके वो कहीं और जो है क्या किया जाता है, गर्भाधारण कराया जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं
कि हम लोग जानते हैं कि जो स्थानिक जो गर्भाधारण है हम लोग जानते हैं, पहले सबसे पहले जानते हैं कि जो निषेचन का क्रिया होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होने के बाद तो ये सारा चीज़ें होता है। तो जो गर्भधारण जब होता है तो वो गर्भधारण को क्या किया जाता है, अस्थानिक जो है उसको क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आरोपित किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग को समझिएगा, जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आरोपित किया जाता है। बट इसका लक्षण दिखता है कि कभी कभी लक्षण ये होगा कि फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जो है क्या हो जाता है, इसका लक्षण आप लोग यहाँ पे देखिए। देखिए उल्टी आना, जी में चलना, पेट में दर्द, मासिक चक्र में अनियमितता, उसके बाद है कि नरम महसूस होगा, रक्तस्राव कारण शरीर पीला पड़ जाएगा, योनि से रक्तस्राव, पसीना आना, ये सब जो है इसका लक्षण है। बट यहाँ पे जो कारण होगा, कारण क्या क्या होगा, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होगा, इसके कारण जो है क्या हो सकता है, अस्थानीय गर्भधारण होगा, अधिक गर्भ निरोधक दवाइयाँ का प्रयोग कर लेने से होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का प्रयोग, देखिए इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब की शैल क्रिया होता है, फैलोपियन ट्यूब में विकार होता है, मतलब ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो जो है एक क्या होता है, गर्भधारण नॉर्मल नहीं करके ये जो है इक्टोपिक गर्भधारण किया जाता है। पूर्व में कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी किया हो तो उसको फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है। पूर्व में यदि इंडक्शन एबॉर्शन किया गया हो तो उसके लिए जो है ये चीज़ क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल ये होता है कि जो निषेचित डिंब होता है उसको जो क्या किया जाता है, एक्सटोटेरिन प्रेगनेंसी भी इसको कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो ये जो अस्थानिक गर्भधारण में निषेचित डिंब सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित किया जाता है। सामान्यतः जो ये अस्थानिक गर्भधारण में होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो निषेचित जो फर्टिलाइज जो डिंब होता है उसको इसी फैलोपियन ट्यूब में आरोपित किया जाता है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। तो ये जो है आप लोग यहाँ पर समझ गए कि अस्थानिक गर्भधारण होता है क्या, क्या लक्षण होगा, क्या कारण होगा। तो कारण एक बार और यहाँ पर देख लीजिए। कारण होगा कि पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होगा, तो ये कारण होगा कि उसको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। नेक्स्ट है उसका अधिक गर्भ निरोधक दवाइयाँ का प्रयोग करेगा, तो उसके कारण भी है कि ये जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको की करवाया जाएगा। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस यूआईडी का प्रयोग अधिक कर लिया हो तो उसको जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब का अगर सर्जरी हुआ हो तो उसको जो है गर्भधारण इसके माध्यम से कराया जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के माध्यम से। उसके बाद है पूर्व में कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ हो तो भी ये कारण बनता है। यदि इंडक्शन एबॉर्शन कभी किया गया हो तो उसमें भी एक कारण बनता है। तो ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा, कारण लक्षण में तो नॉर्मल प्रॉब्लम है जो महिला का होगा, ये सब चीज़ें हैं लिख दीजिएगा। बाद बाकी यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।